हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने 4 तरह की रिएक्शन देखी: सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट, जिसमें से 2 हमने पढ़ लिए। सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ लिए, उसमें डिफरेंट तरह के जो मैकेनिज्म हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। 2 बच रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आज ये कंप्लीट हो जाएंगे और आज जो है आपके जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो जिसने अभी तक थ्योरी वीडियोस नहीं देखे हैं उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर वो थ्योरी वीडियोस देख लीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म के, तो वहाँ पर वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है वो फोकस करके पढ़ाई है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाएँ। मतलब थ्योरी का जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे हमारे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो स्कूल लेक्चरर के हों, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर के हों, चाहे वो डिफरेंट कोई से भी आरपीएससी एग्जाम के हों, सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि कुछ एलिमिनेट होगा, मतलब कुछ निकलेगा। हिंदी में कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। इसमें देर का अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन का जस्ट अपोजिट है। एडिशन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है, उसमें रिएजेंट आप ऐड करते हो तो वो दोनों जुड़ जाके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में एक रिएक्टेंट है और उससे आपके कुछ निकलेगा और 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर अपोजिट है एडिशन रिएक्शन के। In these reaction, one sigma bond from each of the adjacent atoms is broken and a new pi bond is formed between them. अब यहाँ पर ये कह रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कि जो 2 एडजेसेंट एटम है, एडजेसेंट का मतलब जो पास पास एटम है, उसमें से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये क्या कर रहा है? वन सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम ईच, मतलब हर एडजेसेंट एटम, मतलब 2 एडजेसेंट एटम है। जैसे मान लीजिए इसको हम समझते हैं ए और बी है, ये एडजेसेंट एटम है, तो इससे क्या है कि दोनों से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, वन सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम ईच ऑफ द एडजेसेंट एटम इज ब्रोकन, ये ब्रोक हो रहा है, एंड न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म, और क्या हो रहा है कि नया पाई बॉन्ड बन रहा है, और ये एक्स वाई क्या हो गए, निकल गए। तो एडिशन अगर हम देखें तो एडिशन यहाँ पर ये ऐसे था कि ए और बी के बीच में पाई बॉन्ड था और ब्रेक हो रहा था और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। अगर आप इसको ऐसे देखें तो एडिशन है, और ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये जो एडजेसेंट एटम्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो एलिमिनेशन है ये बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा एलिमिनेशन। बीटा का मतलब ये है कि जो 2 ग्रुप आप निकाल रहे हो वो पास पास से निकाल रहे हो। इसके अलावा अल्फा एलिमिनेशन भी हो सकता है। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब कि जो 2 एटम हैं या जो 2 ग्रुप हैं वो एक ही आपके एटम से निकलते हैं। तो उसको अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि जब हमने कार्बिन फॉर्म किया था या हमने नाइट्रीन फॉर्म किया था, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने एक ही एटम से 2 ग्रुप निकाले थे। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप एक ही एटम से 2 ग्रुप निकालेंगे तो वो अल्फा एलिमिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आपको कार्बिन का याद हो तो हमने जैसे क्लोरोफॉर्म से निकाला था तो पहले H निकाला था, फिर Cl निकाला था, दोनों एक ही से निकाला था। नाइट्रीन में अगर आपको याद हो तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड आपको मैंने रिएक्शन बताई थी, वहाँ पर हमने पहले नाइट्रोजन से H निकाला था और फिर हमने Br निकाला था। तो एक प्लस था और एक माइनस था, तो वो आपके अल्फा एलिमिनेशन का टाइप है। ठीक है, वो हमारे यहाँ दे नहीं रखा, सिलेबस में मेंशन इतना है नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वो भी एक एलिमिनेशन का पार्ट है। ठीक है, कार्बन और नाइट्रीन फॉर्मेशन का बेसिकली जो हम पढ़ते हैं सिलेबस में वो ये पढ़ते हैं, बीटा वाला। तो हमने क्या देखा एलिमिनेशन में कि 2 एडजेसेंट एटम से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड, जो कि एडिशन का जस्ट अपोजिट है। अब अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो जो सबसे कॉमन रिएक्शन मैकेनिज्म है एलिमिनेशन में वो है आपके E1 एंड E2। जैसे SN1 SN2 था वैसे ही E1 और E2 है। E1CB भी एक मैकेनिज्म होता है जो बहुत मतलब इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट है, तो वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम 3 तरह के मैकेनिज्म पढ़ेंगे, E1, E2 एंड E1CB। सबसे पहले बात करते हैं E1 एंड E2 एलिमिनेशन की। अब देखिए E1 की बात करें तो जैसे नाम से पता चल रहा है 1, तो 1 यहाँ पर बता रहा है मॉलिकुलरिटी, तो E1 का मतलब ये यूनिमॉलिकुलर है। E2 की बात करें तो 2 बता रहा है कि वो बाईमॉलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, स्टेप की अगर हम बात करें तो ये 2 स्टेप पे रिएक्शन होती है। E2 की बात करें तो वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था SN1 SN2 में भी कि जो 1 और 2 है वो मॉलिकुलरिटी को बताता है और स्टेप जो है वो उसके जस्ट अपोजिट होती है, मतलब उससे रिवर्स होती है। कहने का मतलब क्या है कि 1 का मतलब इसकी मॉलिकुलरिटी 1 है लेकिन स्टेप 2 है, 2 का मतलब मॉलिकुलरिटी 2 है, स्टेप कितनी है, 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिज्म की तो जैसे हमने देखा कि ये 2 स्टेप में है तो 2 स्टेप होंगे,
दो स्टेप का मतलब एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। अब क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होगा देख लेते हैं। ये आपके एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में हम एलिमिनेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एल्किल हैलाइड है Br है, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है और ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो स्टेप में क्योंकि ये केवल एल्किल हैलाइड आ रहा है इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है। स्लो स्टेप में क्या हो गया कि ये Br इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये नेगेटिव निकल गया तो ये पॉजिटिव रह गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन। क्लियर? अब देखिए यहाँ तक का जो स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ये आपके SN1 रिएक्शन में भी सेम होता है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में इतना पार्ट सेम है। दूसरा जो स्टेप है वो SN1 में अलग है और E1 में अलग है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन की जो रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए और एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसके एडजेसेंट कार्बन से प्रोटॉन निकल जाए। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और अगर एडजेसेंट से प्रोटॉन निकलेगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों कंडीशन के लिए रिएजेंट अलग अलग हैं, ठीक है। ये स्टेप तो सेम है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि ये आपके कोई एल्किल हैलाइड दे दिया, फिर वो कहेगा कि एक्वस KOH है, ये एक्वस NaOH है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्वस है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बता रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि हेलोजन हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा, तो वहाँ पर एल्कोहल फॉर्म होगा। लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH दे रखा है, क्या दे रखा है? एल्कोहलिक KOH या NOH दे रखा है, तो वहाँ एलिमिनेशन होगा। मतलब वहाँ पर क्या होगा, प्लस के बाद उस पर OH नहीं जुड़ेगा या कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ेगा, पास वाले से H+ निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन। तो ध्यान ये रखना है कि एक्वस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH आएगा तो एल्कोहल बन जाएगा, और एल्कोहलिक KOH है तो पास वाले से H निकलेगा, एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्वस KOH दे रखा है या एल्कोहलिक KOH दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये आपके बेस है, एल्कोहलिक KOH समझ लो या एल्कोहलिक NaOH समझ लो। तो ये आपके क्या करेगा, एडजेसेंट पोजीशन से H को लेगा और ये आपके क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव स्पीसीज अटैक कर रही है प्लस पे या कार्बन पे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, और अगर कोई प्रोटॉन पे अटैक कर रही है तो वो बेस की तरह बिहेव कर रही है। एक ही स्पीसीज अलग अलग कंडीशन में बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एल्कीन। ये बात थी किसकी, E1 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉम्पिटिशन चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में, साथ में अपने आप में जो मैकेनिज्म है E1 E2 है या SN1 SN2 उसमें भी कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कंडीशन क्या दे रखी है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करना है। अगर हम बात करें E2 मैकेनिज्म की, तो नाम से बाइमोलिकुलर और एक स्टेप में, तो अगर एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इसका मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। हालांकि ट्रांजिशन स्टेट में इसमें भी बनती है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंस इंटरमीडिएट को दी जाती है और यहाँ पर इंपॉर्टेंस ट्रांजिशन स्टेट को दी जाती है। तो यहाँ पर अब क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन होगी तो कंसर्टेड मैकेनिज्म है। मैंने आपको बताया था कंसर्टेड शब्द का जो मतलब है, टर्म का जो मतलब है वो ये है कि एक साथ बॉन्ड बन भी रहे हैं और बॉन्ड टूट भी रहे हैं, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। अब यहाँ होता क्या है कि ये जो है आपके, जो इसकी स्टीरियो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, रिएक्टेंट की, वो आनी चाहिए आपकी एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब ये है कि ये आपके दो एडजेसेंट कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन, ये इसके पास वाला कार्बन। तो एंटी पेरिप्लेनर का मतलब ये है कि जो दो ग्रुप हैं जो निकलेंगे, यहाँ पर एक H है और एक Br है जो निकलेंगे, तो ये H और ये Br ऐसे होने चाहिए। इसको कहते हैं एंटी पेरिप्लेनर। कॉन्फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में वहाँ पढ़ेंगे, ये आपके स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। एक होती है एक्लिप्स और एक होती है स्टैगर्ड, संतरित और ग्रसित। तो यहाँ पर ये जो स्टैगर्ड है इसको हम एंटी पेरिप्लेनर बोलते हैं, जिसमें डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इतना काफ़ी, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एंटी पेरिप्लेनर है। अब एक साथ क्या होगा कि ये जो बेस है, बी का मतलब यहाँ पर बेस है, ये अलग से शो कर दिया मैंने रिएक्शन में शो करने के लिए, बाकी ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, C2H5ONA। ये ऑल्टरनेट लिखा हुआ है किसका, अल्कोहलिक KOH जो होता है, जैसे मान लीजिए C2H5OH है और NaOH है, तो उसकी जगह ये लिखा हुआ है, उसका मतलब वही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बेस जो है वो H पे अटैक कर रहा है और Br इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। ये पूरा प्रोसेस एक साथ होता है। तो एक साथ होता है तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि बेस में और हाइड्रोजन के बॉन्ड में, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो रहा है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये बॉन्ड बन रहा है
ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, इस टाइप से ये चलता है। और लास्ट में आप देखेंगे कि ये जो H है ये जब गया B के साथ और ये Br निकल गया और फाइनली क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। कहने का मतलब है कि इधर से H निकल गया, इधर से Br निकल गया, ये बन गई एल्कीन। तो ये आपके कौन सा है, E2 मैकेनिज्म है। अब E2 मैकेनिज्म में एक ही स्टेप हुई है, ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये ट्रांजिशन स्टेट। तो अब होता क्या है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उस पर रीजनिंग डिसाइड होती है कि रिएक्शन फास्ट कब होगी, स्लो कब होगी, क्या कंडीशन होगी, वो सारा का सारा रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर आपने देखा रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब सारा का सारा जो रीजनिंग चलेगी वो कार्बोकेटाइन पे चलेगी, और यहाँ जितनी भी रीजनिंग चलेगी वो किस पे चलेगी, ट्रांजिशन स्टेट पे। क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इस फॉर्म, जैसे आपको दिख रहा है कि रिएक्शन में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो क्योंकि आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट दे रखे हैं तो क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोकेटाइन किस में फॉर्म होता है, तो अलग अलग मैकेनिज्म के नाम आ जाएंगे। तो एक ऑप्शन क्या हो सकता है, E1। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे E2 एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट इस फॉर्म, ये सिंपल आप याद रख सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, वो भी कौन सा, कार्बोकेटाइन। इसके बाद अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखिए ये जो स्टेप है ये कॉमन है। अगर हम बात करें SN1 की तो SN1 में भी कार्बोकेटाइन बन सकता है और उसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है SN1 का और E1 का वो कॉमन है, बस जो लास्ट स्टेप है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। और रीअरेंजमेंट नॉर्मली कब होता है, जब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री। यहाँ पर अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रू कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। तो यहाँ रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक साथ बॉन्ड बन रहे हैं और एक साथ बॉन्ड टूट रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रीजियो सेलेक्टिविटी, अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। ऑलवेज सेडजेफ प्रोडक्ट, अब ये सेडजेफ प्रोडक्ट किसको कहते हैं, देखिए सिंपल सा मीनिंग है कि जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो सेडजेफ प्रोडक्ट कहलाती है। अब मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है, जो मोर सब्सटीट्यूटेड होती है। ठीक है। सेडजेफ प्रोडक्ट का मतलब मोर स्टेबल या फिर हम कह सकते हैं सब्सटीट्यूटेड या मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड जो कार्बन है दोनों साइड उन पे ज़्यादा एल्किल ग्रुप हो, या सिंपल सा अगर आपको याद हो तो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था। हाइपर कॉन्जुगेशन में से मोर स्टेबल एल्किन निकाला मैंने आपको सिखाया था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल एल्किन है। तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन को एक्चुअली निकालते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, और ऑल्टरनेट हम कहते हैं मोर सब्सटीट्यूटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये वाला मैकेनिज्म कर रहे हो तो आपको मोर स्टेबल एल्किन बनानी है, जिसको हम कह रहे हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। मोर स्टेबल एल्किन कैसे निकालेंगे ये आप हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन में देख लेना, वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि कौन सी एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगी। स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूटेड एल्किन की बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ तो आपके 100% ये बनेगा ऑलवेज सेडजेफ। यहाँ अगर हम बात करें तो ये लिख रखा है जनरली सेडजेफ प्रोडक्ट एक्सेप्ट, जनरली का मतलब नॉर्मल केस में सेडजेफ बनेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, नॉर्मल में सेडजेफ बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सेप्ट, इनको छोड़कर एक्सेप्शन है, जब सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा या हम कह सकते हैं कि लेस बनेगा, मतलब माइनर बनेगा और मेजर दूसरा बनेगा, दूसरे प्रोडक्ट को हम ऑल्टरनेट जो नेम देते हैं वो देते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कब सेडजेफ बनेगा और कब हॉफमैन बनेगा। तो सेडजेफ तो आपके ऑलवेज है या हम कह सकते हैं नॉर्मल ही है, तो उसकी कंडीशन तो आपको ध्यान नहीं रखनी, लेकिन हॉफमैन कब कब बन रहा है उसकी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। 3 कंडीशन है, बहुत सिंपल है, आसानी से आप याद कर सकते हो। पहला है हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन या हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कई बार लिखा हुआ होता है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या है कि आपके जो रिएक्टेंट है वो होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। जैसे अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, तो अगर आप जो 4 H है उसकी जगह 4 R जोड़ देंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा। 4 R में से 1 R तो एल्किल ग्रुप का काम करेगा और NR3+ जो है वो लीविंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है। इसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे एल्केन एल्केन एल्काइन वाला चैप्टर, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, अभी के लिए इतना इनफ है। ठीक है। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन जो है वहाँ पर जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, आपके हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, मतलब लेस स्टेबल एल्किन बनता है। सेकंड है लिविंग ग्रुप इज F। अगर लिविंग ग्रुप आपके फ्लोरीन है, जैसे यहाँ पर हमने लिविंग ग्रुप ब्रोमीन लिया था, अगर हम लिविंग ग्रुप फ्लोरीन ले लें तो उस केस में भी क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब हॉफमैन बनेगा मेजर, सेडजेफ बनेगा माइनर। क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ लिख रखा है रीजियो सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है मेजर और माइनर, और रीजियो का मतलब है कि जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर का ऑल्टरनेट टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है,
उसका भी ऑल्टरनेट टर्म है रिजियो आइसोमर है। तो रिजियो आइसोमर का मतलब स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल एक ही मतलब एक है, टर्म अलग अलग है। तो यहाँ पर आपके क्या है कि मेजर माइनर बन रहे हैं, ये इस केस में आपके सेटजेफ माइनर बनेगा, हॉफमैन मेजर बनेगा। इस केस में सेटजेफ माइनर बनेगा, हॉफमैन मेजर बनेगा। दो केस हो गए, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और लीविंग ग्रुप एफ। तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, व्हेन बल्कि बेस इज यूज। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि एल्कोहलिक KOH आप ले रहे हो, ये बेस है, एल्कोहलिक KOH लोगे तो होगा क्या। जैसे मान लीजिए आपने लिया C2H5OH, एल्कोहल ले लिया, इथेनॉल और KOH ले लिया, तो उसको जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो जैसे मैंने कहा C2H5OH है और NaOH है, तो उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन करके ये बना रहे हैं। तो अगर मैं इथेनॉल की जगह ये ले लूँ, टर्शियरी ब्यूटेनॉल ले लूँ और KOH ले लूँ, तो पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड बेस बनेगा। तो ये बल्कि बेस है, तो बल्कि बेस अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि एक L तो यहाँ से फिक्स, L मतलब लीविंग ग्रुप है, L तो ये यहाँ से निकलेगा, ये फिक्स है। अब इसकी अल्फा पोजीशन दो दे रखी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, या तो ये H निकले या ये H निकले। ये H निकलेगा तो सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा जो नॉर्मली बन रहा है, ये H निकलेगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अब ये H कैसे निकल रहा है, अगर बल्कि बेस होगा तो यहाँ पर उसको अप्रोच करने में स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, तो वो क्या करेगा, इसको प्रेफर करेगा। तो अगर बेस को आप जितना बल्कि करोगे लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन बनेगी। तो यहाँ पर वो कई बार क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये वाली एल्किन बनानी है मुझे, 4 ऑप्शन देगा कि कौन सा बेस प्रेफर करें। तो अगर ये वाली बनानी है तो जितना बल्कि होगा आंसर वो हो जाएगा, और ये वाली बनानी है आपको तो जितना लाइट बेस होगा, मतलब स्मॉल बेस होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन पोलर सॉल्वेंट रेट डिक्रीजेस। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पर देखिए बॉन्ड क्लीवेज कौन सा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है, और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, पोलर सॉल्वेंट। जितना पोलर सॉल्वेंट होगा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आसानी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयंस बन रहे हैं, आयंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को फेवर करता है, और जो आयंस बनते हैं उनको स्टेबल करने का काम करता है। तो जितना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो रेट को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। इसके अगेंस्ट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, इन पोलर सॉल्वेंट रेट डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो बॉन्ड को क्या होगा, जल्दी से ब्रेक कर देगा। सॉरी, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा इसमें, तो ये आयन बना लेगा, तो ये वाला मैकेनिज्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ये वाला मैकेनिज्म हो तो यहाँ पर आपको जो सॉल्वेंट है उसकी पोलरिटी क्या करनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। आगे दे रखा है रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इस पूरे में अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है कि हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनेगा और सेटजेफ कब बनेगा। इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हमेशा सेटजेफ बन रहा है। दूसरा आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर SN1 SN2 में अलग ऑर्डर चलता है, एक में 1 2 3 चलता है, एक में 3 2 1 चलता है। इसमें दोनों में सेम है। कैसे सेम है कि अगर आप बात करोगे रिएक्टिविटी ऑर्डर की तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब देखिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, तो 3 डिग्री स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो ये तो आप समझा दोगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप कैसे समझाओगे, तो आप इसको दो तरीके से समझा सकते हो। कैसे कि अगर आपके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, एलिमिनेशन शो करेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो डिपेंड कर रही है एल्किन पर, मतलब जो एल्किन में डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, तो जितना सब्सटीट्यूटेड एल्किन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, 3 डिग्री जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो वो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो वो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे हमने देख लिए। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर आपको जो बेस चाहिए, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आयन पहले बने और टाइम मिले, तो थोड़ा वीक बेस चाहिए कंपैरेटिवली, और यहाँ पर आप चाह रहे हो कि आयन बनने से पहले ही रिएक्शन हो जाए, तो यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो बेसिकली जितने भी पॉइंट्स थे यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स डिटेल में जो है जब हम पढ़ेंगे एल्कीन वाला चैप्टर, जिसमें हम एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। और इसके अलावा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ कंसेप्ट जो होंगे वहाँ पर हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एलिमिनेशन से रिलेटेड वो मैंने आपको यहाँ पर सारे बता दिए। लास्ट है आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर या तो वो कंप्लीट रिएक्शन के बेस पे पूछ सकता है, या कोई पर्टिकुलर स्टेप, या फिर नेम रिएक्शंस भी आती है
तो कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ जब हमारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे मान लीजिए एसिड है या कार्बोनिल कंपाउंड है, तो वहाँ पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे अगर हमारे सिलेबस में होगा तो। अब देखिए रीअरेंजमेंट के जैसे नाम से पता चल रहा है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन सच रिएक्शन एन एटम, अ ग्रुप और अ डबल बॉन्ड माइग्रेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। यहाँ पर रीअरेंजमेंट में हो क्या रहा है कि कोई एटम, कोई ग्रुप या कोई डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन से माइग्रेट कर रहा है और नई जगह जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो उसका अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखिए अगर मैं बात करूँ कि कोई पोजीशन चेंज कर रहा है ग्रुप, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके आइसोमर होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अगर हम पूरी रिएक्शन की बात करें तो। यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ए और बी है, एक्स जुड़ा हुआ ए से और वाई जुड़ा हुआ बी से। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको माइग्रेट कर दिया और पोजीशन चेंज कर दी, तो ए से वाई जुड़ गया और बी से एक्स जुड़ गया। तो अगर कोई इस टाइप की रिएक्शन है उसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये आरपीएससी ने एग्जाम में पूछ रखा है, क्या है, ये एन ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। सिंपल, ये क्या है, एन ब्यूटेन और ये है आइसोब्यूटेन। तो आरपीएससी ने किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखा है, उसने कह रखा है कि ये एन ब्यूटेन है और यहाँ पर उसने रिएजेंट दे दिया RCl/AlCl3, या फिर वो उसने दे दिया RBr/AlBr3। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये तो एल्किल हैलाइड है और ये लुईस एसिड है, ठीक है। तो जो मिलता जुलता देते हैं कि क्लोरीन है तो क्लोरीन दे दिया, तो लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड का काम क्या है, लोन पेयर लेना। तो ये करेगा क्या, तो ये क्या करता है कि RCl+AlCl3 क्या करता है, AlCl3 जो है वो RCl से Cl ले लेता है, ठीक है। AlCl3 जो है RCl से Cl ले लेगा, तो ये करेगा क्या, कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेगा, ये R++AlCl4-, ठीक है। तो लुईस एसिड कर क्या रहा है, हेलोजन ले रहा है, तो उस पर माइनस आ गया और इस पर प्लस आ गया, कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। ये सेम जो कंडीशन है ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो जो हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो उसमें एक आप ये वाला केस भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो R+ बना, ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा और इससे एक H+ ले लेगा। तो जब H+ लेगा तो यहाँ से मान लीजिए H+ ले लिया तो प्लस चार्ज आ गया, तो ये हो गया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH2 CH+ और ये CH3 और ये मैंने कह दिया CH3। भाई इसको मैंने सीधे की जगह नीचे लिख दिया, तो ये CH3 CH2 इस पर प्लस लगा दिया और ये CH3 हो गया। तो ये क्या करा, ये जो R+ बना उसने H ले लिया, तो वो तो हो गया RH और ये बन गया कार्बोकेटायन। अब होता क्या है कि ये यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आ जाता है, तो जब ये माइग्रेट करके यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा CH2 CH CH3 CH3 और ये प्लस हो गया। फिर क्या होगा कि ये जो R+ ने H लिया था वो H वापस दे देगा और ये CH3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉर्मली जो मैंने आपको बता रखा है या 99% केस में जो फॉलो होता है वो होता है कि जब माइग्रेशन हम कराते हैं तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाते हैं, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अभी 2 डिग्री है और माइग्रेशन के बाद क्या बन गया, 1 डिग्री। होता क्या है कि इनमें रिवर्सिबिलिटी होती है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, और नॉर्मली क्या होता है, काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए ये मेजर बनता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल ध्यान ये रख लीजिए कि ये प्रोडक्ट बनता है। तो केवल आपको रिएक्शन याद रखनी है, ये मैकेनिज्म भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट के लिए बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल है ये वाला, सेम कंडीशन है, यहाँ पर इसने RCl दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा क्योंकि ये RCl का काम कर रहा है। तो ये Cl इसके पास जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इस पर प्लस आ गया, प्लस के बाद रीअरेंजमेंट होगा, वापस से ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अब देखिए कुछ नेम रिएक्शंस आएंगी, तो जो नेम रिएक्शंस कई बार तो क्या होता है पूरी रिएक्शन का नाम होता है, या कई बार एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए कोई नाम अलग से दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रखना है। बहुत ज़्यादा आपके पास रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो जो क्वेश्चन आते हैं या जो जो आपके सिलेबस के काम के हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट जो है, इसमें सिंपल सा आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट में इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। अब ये कुछ नहीं है, जो आपको मैंने बता रखा है कि कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, ये मैंने आपको SN1 में भी बताया और E1 में भी बताया। तो वो आप समझ लीजिए, वो एक स्टेप है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कार्बोकेटायन बन गया, अब ये जो कार्बोकेटायन आपको दिख रहा है ये आपको 1 डिग्री दिख रहा है। अब 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी है या 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। वही एक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि जो रीअरेंजमेंट हो रहा है किसका हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कार्बन का माइग्रेशन हो रहा है, कहाँ से, कार्बन से, और कहाँ पर, कार्बन पर।
बात समझ में आ रही है। और ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, जहाँ पर ये कार्बन पे प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, वहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल के नहीं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया कि ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है कौन सी, कार्बन की। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, कार्बन से माइग्रेशन शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ, कार्बन पे। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, माइग्रेशन के बाद क्या बन गया, 3 डिग्री। तो ये जो कॉमन सा रीअरेंजमेंट हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो एक्चुअल में बेसिकली स्टेप है किसका, वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट का। तो पूरी रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये जो स्टेप है इसको हम जो है, स्टेप को किस रिएक्शन में पढ़ते हैं, वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट में। ठीक है, ये वाली जो है थोड़ी डिफरेंट हो गई। क्यों? क्योंकि वैगनर मीरविन में रीअरेंजमेंट के बाद मोर स्टेबल बन रहा है, जबकि यहाँ पर आपने लेस स्टेबल बना दिया। बाकी जो पैटर्न है वो वही है कि कार्बन का माइग्रेशन हो रहा है, कहाँ पर, कार्बन पर, जिस पे प्लस चार्ज है। ये कंसेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर मोर स्टेबल आपको कार्बोकेटायन बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, ये जो रीअरेंजमेंट है उसका पर्टिकुलर नाम है वुल्फ रीअरेंजमेंट। अब देखिए वुल्फ रीअरेंजमेंट में हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि या तो पूरी रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकती है, या कोई एक स्टेप जो है वो रीअरेंजमेंट का होगा। तो कई बार वो पर्टिकुलर स्टेप जो होता है उसमें उसको नाम दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर नाम है वुल्फ रीअरेंजमेंट। अब वुल्फ रीअरेंजमेंट में हो क्या रहा है कि ये आपके कीटो कार्बिन, आप इसको कह सकते हो कि ये कीटो ग्रुप है और ये कार्बिन है। तो कीटो कार्बिन में क्या है कि ये जो आर है, जो कार्बोनिल में जो एल्किल ग्रुप है, ये माइग्रेट कर रहा है कार्बिन पे, और कार्बिन में जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए फाइनली हो क्या रहा है, ये आर इस पे आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया कीटीन। इसको कहते हैं कीटो कार्बिन। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्टेप है। अब ये जो स्टेप है ये कौन सी नेम रिएक्शन में काम आ रहा है, ये आ रहा है आर्न्ड एस्टर सिंथेसिस। ठीक है, अब ये पूरी रिएक्शन क्या है, स्टार्टिंग जो है रिएक्शन की वो कहाँ से होती है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जब ये टॉपिक आएगा तब वहाँ पर मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो रिएक्शन है इसमें फाइनली हम प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। ठीक है, अभी तो ये केवल एक पर्टिकुलर स्टेप की बात करी मैंने कि ये रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब देखिए इससे एक चीज़ और पता चल गई, जैसे आपके सिलेबस में मेंशन है इंटरमीडिएट्स, तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बिन है। तो इस रिएक्शन में अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटरमीडिएट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि इंटरमीडिएट क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर वाले से मिलता जुलता है। ऊपर वाले में क्या था कि ये कीटो कार्बिन था, अब ये कीटो नाइट्रीन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। अभी जो हमने रीअरेंजमेंट कराया उसमें कहाँ पर करवाया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन प्लस चार्ज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, वैगनर मीरविन में प्लस चार्ज था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर करा रहे हैं। यहाँ पर जब आप करा रहे हो माइग्रेशन, तो जो इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन है, और ये आपके कीटो नाइट्रीन कह सकते हो। ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट कर रहा है और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया आइसोसाइनेट। अब ये जो स्टेप है, अगर ये आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो ये स्टेप देख के आपको याद आ रहा है कि मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, उसमें ये स्टेप आया था। ठीक है, तो वो रिएक्शन थी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको इंटरमीडिएट्स में पढ़ाई थी। तो नाइट्रीन जो है वो किससे बन रहा है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड में नाम लिख रखा हॉफमैन। तो अब देखिए यहाँ पर इसने सिंपल नाम दे दिया, अलग अलग रिएक्शन के हिसाब से अलग अलग रीअरेंजमेंट कह दिया। जैसे हॉफमैन रीअरेंजमेंट कह दिया, ऐसे कर्टियस होता है, शिमिड होता है। तो इसमें एक चीज़ क्या कॉमन हो गई, चाहे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन हो, चाहे कर्टियस हो, चाहे शिमिड हो, तीनों में जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है, नाइट्रीन। तो एक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बाकी की दो जब आपके सिलेबस में आएगी, जहाँ पर आएगी वहाँ पर मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो अभी ये इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि कौन सा रीअरेंजमेंट हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, क्या इंटरमीडिएट बन रहा है। तो ये आपकी नॉलेज जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर नाइट्रीन किस में हो गया, 1 2 3 रीअरेंजमेंट तीनों अलग अलग है, ये स्टेप कॉमन है। ठीक है, रिएक्टेंट अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है, तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग नाम है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड मैंने आपको पढ़ा दिया, ये दो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्ट कोई रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पर ये आपके जो रिएक्टेंट है ये है आपके फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो बन गया पैरा अमीनोफिनॉल। तो वो एग्जाम में पूछता कैसे है, या तो वो रिएक्शन दे देगा ये पूरी, फिर वो कहेगा कि ये रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। तो देख के आपको दिख रहा है कि रीअरेंजमेंट है, या फिर वो क्या करेगा, रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देके कि बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट का, बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट। अब देखिए इसको बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो बेयर विलेगर जो नेम रिएक्शन है वो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो जब हम सिलेबस पढ़ेंगे वहाँ पर उसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो वहाँ पर आप चेक करेंगे कि एक जो पर्टिकुलर स्टेप है वहाँ पर उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हमने इस कैटेगरी में डाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पिनाकोल पिनाकुलोन रीअरेंजमेंट।
तो ये जो रिएक्शन है इसमें भी रीअरेंजमेंट का एक स्टेप आता है। तो जब ये भी आपके नेम रिएक्शन सिलेबस में मेंशन है, तो जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो रिएक्शन है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीज रीअरेंजमेंट। देखिए फ्रीज रीअरेंजमेंट एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, बेंजीन पर OCO-CH3। तो देखिए ये जो ग्रुप है पर्टिकुलरली ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है। इसका नाम दे रखा फिनाइल एसिडेट। एनहाइड्रस AlCl3 आपने ले लिया तो क्या बन गया, OH भी आ गया और CO-CH3 भी आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ऑर्थो और पैरा दोनों पे, तो ये हो गया ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्रीज रीअरेंजमेंट है उसमें एस्टर ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनॉल में और कीटोन ग्रुप में, ठीक है। तो ये आपकी फिनॉल हो जाएगा और ये कीटोन हो जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल में और कीटोन में। क्लियर। ये एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड का काम कर रहा है। एनहाइड्रस लिखे होने का मतलब क्या है, क्योंकि वो आपके लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो एनहाइड्रस का मतलब इसकी ऑक्यूपेंसी बाकी है। अगर वाटर इसमें आ जाएगा या मॉइस्चर आ जाएगा तो इसकी जो ऑक्यूपेंसी खाली है वो क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। फिर ये लुईस एसिड की तरह कार्य नहीं करेगा। तो कई बार पूछते हैं कि भैया एनहाइड्रस क्यों होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर वाला क्यों नहीं हो सकता। तो एनहाइड्रस इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये लुईस एसिड का फंक्शन करेगा। तो एनहाइड्रस का मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो खाली है, मतलब उसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है NHSO3H। तो बेंजीन पर क्या दे रखा है, NHSO3H है, सल्फेमिक एसिड। तो जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो हम देखते हैं कि सल्फेमिक एसिड से क्या बन गया, सल्फेनिलिक एसिड। NH2 और SO3H, मतलब यहाँ पर ये एसिड ग्रुप है और ये बेस ग्रुप, ठीक है। तो ये ज्विटर आयन बनाता है, मतलब प्लस भी और माइनस भी दोनों एक साथ आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एसिड है, ये H+ देगा और ये H+ ले लेगा, तो ज्विटर आयन बनाते हैं। तो ये भी कई बार रिएक्शन पूछ लेते हैं। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपके फिनाइल सोडियम कार्बोनेट है, इसको आपने हीट करा तो ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट। क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल देखे उसमें हमने देखा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। या तो कोई सिंपल रिएक्शन आपको ध्यान रखने की, जैसे ये हो गया आपके, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। या हमने स्टार्टिंग वाला देखा N ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन, तो या तो सीधे इस टाइप से पूछता है या फिर कोई पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है वहाँ से वो क्वेश्चन उठाता है। तो आपको क्या करना है, नेम रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे सिलेबस में वहाँ पर डिटेल में आ जाएगी, और बाकी कुछ एग्जाम्पल जो मैंने डायरेक्ट आपको बताया वो यहीं पर आ रहे हैं और नहीं आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो GOC है और रिएक्शन मैकेनिज्म है उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।